आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल काल में कौन से जागीर वंशानुगत होते थे। तो मुगल काल की बात कर रहा है और उसमें भी आपको जागीर। तो देखो जागीर होता क्या था, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान होते थे वो अपने मुलाजिमों को, यानी उनके यहाँ जो काम करते थे या फिर जो भी जिस भी व्यक्ति से वे खुश होते थे, मान लो कोई चित्रकार है, कोई गायक है, कोई कविता लिखने वाला है या उनका कोई सेनापति अधिकारी है, तो उससे खुश होकर के जागीर दिया करते थे। आगे चल करके क्या होने लगा कि आगे चलकर नहीं, शुरू में क्या होता था कि नकद वेतन न देकर के भूमि दे दी जाती थी, जिसको कि मुगल काल में या फिर मध्यकाल में जागीर के नाम से जाना जाता था। तो यहां पूछ रहा है कि कौन से जागीर वंशानुगत होते थे। तो यहां पर जो पहला जागीर है ना, जो मनसबदारों को दिया जाता था, ये वंशानुगत नहीं होता था। बाकी के दोनों, वतन जागीर और अल्तमगा जागीर, ये दोनों वंशानुगत होते थे। मनसबदारों को देखो, मनसबदारी प्रथा क्या होती थी, तो मुगल काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसको कि अकबर ने शुरू किया था। और अकबर क्या करता था, अपने जो बड़े बड़े मनसबदार थे ना, उनको नकद वेतन न देकर के उनको जागीर दे देता था, मतलब कुछ क्षेत्र दे देता था, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होते थे। जब तक वह व्यक्ति उस पद पर बना रहता था तब तक वह जागीर उसके पास होता था। और जो वतन जागीर है जो कि अकबर के समय से संबंधित है, और अल्तमगा जागीर जो कि जहांगीर से संबंधित है। तो ये दोनों जागीर ऐसे जागीर थे जो कि बादशाह अपने विश्वास पात्र या फिर अपने खास लोगों को दिया करते थे। और ये जो जागीर थे वंशानुगत होते थे, मतलब कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके संतानों को वह जागीर प्राप्त होती थी। तो वतन जागीर और अल्तमगा जागीर दोनों जो है वंशानुगत थे। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3 स। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किन देशी रियासतों ने भारत संघ में विलय न करके स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर। मैं आपको कूट दिखा देता हूं, तो आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो हमारे भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और जैसे ही हमारे भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की गई ना कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, तो उसके बाद से ही देशी रियासतों का भारत संघ में विलय की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गई। लेकिन कुछ देशी रियासत ऐसे थे जो न तो भारत में मिलना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो कौन कौन थे भाई वे रियासत? एक तो था जूनागढ़ रियासत, आप सभी को पता होगा, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हैदराबाद रियासत, ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था। कश्मीर रियासत, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। उसके बाद है भोपाल, ये भी स्वतंत्र रहना चाहता था। त्रावणकोर भी स्वतंत्र रहना चाहता था। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब जो अ है ये आपका उत्तर होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये तीनों जो है भारत संघ में मिलना नहीं चाहते थे और इनको भारत संघ में मिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो भोपाल और त्रावणकोर है ना, इन्होंने भी स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। और जैसे ही इनका यह निर्णय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल और त्रावणकोर के राजाओं से बात की। तो बातचीत से ये लोग जो है भारत संघ में विलय करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन बातचीत से यहाँ समस्या हल हो गई। लेकिन आगे चल करके जो जूनागढ़, हैदराबाद है, कश्मीर है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया। जूनागढ़ में मतदान करवाया गया, वोटिंग कराई गई, तो वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो भारत में मिलने को तैयार हो गए। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सैन्य कार्यवाही किया गया और बाद में वोटिंग कराई गई। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था और भारत ने इसको स्वीकार कर लिया। और जो पाकिस्तान है वो फिर जो है कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देता है। फिर कश्मीर जो है भारत से मदद मांगता है, लेकिन भारत शर्त रखता है कि पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए तभी हम मदद करेंगे। तो इस तरह से इन 5 रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस समाचार पत्र के संपादक ने वर्नाक्यूलर
प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से। तो आपको बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस समाचार पत्र के संपादक ने किया था। तो सबसे पहले हम बता दें कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये था क्या भाई, कब आया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये आया था 1878 में, 1878 में लाया गया था। और इसको लाने वाला व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद रखना है, जो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये भारत का वायसराय था 1878 की स्थिति में। लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था देसी भाषा के समाचार पत्रों के संबंध में था। इस अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी देसी भाषा का समाचार पत्र, देसी भाषा मतलब जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, तमिल ये सब आ जाएगा। तो देसी भाषा के जितने भी समाचार पत्र हैं उनको प्रकाशन से पूर्व सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था। मतलब कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है और वो बाजार में या फिर कहीं हम जो पाठक हैं उन तक पहुंचेगा, उससे पहले उसकी एक प्रति सरकार को देनी आवश्यक थी। तो यह जो समाचार पत्र, यह जो अधिनियम है ये लाया गया 1878 में, और पायनियर नामक समाचार पत्र के संपादक ने इसका समर्थन किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्र सोम प्रकाश के विरोध में लाया गया था। सोम प्रकाश जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जारी किया जाता था। एक और विशेष चीज याद रखना, शिशिर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे बांग्ला भाषा में, लेकिन जैसे ही यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया उन्होंने अपने समाचार पत्र की भाषा ही बदल दी। उन्होंने क्या कर दिया, रातों रात उसको अंग्रेजी कर दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री धन का उल्लेख मिलता है? स्त्री धन का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ये यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री धन का उल्लेख दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक भूमिका के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की थी? मतलब जो अभिलेख है ना उसकी शुरुआत ऐतिहासिक भूमिका के साथ शुरू करने की प्रथा की शुरू की। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, राजा राज प्रथम। तो इसका आंसर होगा, देने की कोशिश करिएगा आप लोग, वैसे इसका आंसर है राजा राज प्रथम। चोल शासक राजा राज प्रथम ने अपने अभिलेखों की शुरुआत ऐतिहासिक भूमिका के साथ करवाने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात किसने की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो यहां आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, तो इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश में ही इस बात का जिक्र किया है कि हिंदी को संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में क्या सही है? निम्न में से क्या सही है? तो पहला देखते हैं, सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। तो पहला ही वाला सही है, बाकी सब गलत होगा। सातवाहनों की भाषा आपको बतानी है। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके समय की जो प्रमुख भाषा थी वो प्राकृत थी और उनकी लिपि जो है ब्राह्मी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। मैं आपको कूट भी दिखा देता हूं पहले, ये रहा कूट। तो सुमेलित कर लेते हैं, चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी थी भाई महोबा। चौहान वंश के शासकों की राजधानी थी अजमेर, जिसमें अपने पृथ्वीराज चौहान थे। परमार वंश की राजधानी थी धार और कलचुरी वंश के शासकों की राजधानी थी त्रिपुरी। तो इस तरह से आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सभी कारण जो है 1857 के क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन तात्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस। क्या हुआ कि जो उस समय जो सेना थे ना उनको एक नया कारतूस दिया गया, मतलब नए प्रकार का एक बंदूक आया जिसमें जो कारतूस प्रयोग में लाया जाता था ना, तो कारतूस को राइफल में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। और ये अफवाह फैला दी गई थी कि
जो कारतूस है उसका जो भी मतलब कैप है ना, कवर है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी प्रयोग में लाई गई है। तो अब जो हिंदू है वो गाय के जो मांस को अपने मुंह से नहीं लगा सकता, और जो मुस्लिम है उसके लिए सूअर हराम है। तो ऐसी स्थिति में जो सैनिक है वो भड़क गए और 1857 की क्रांति जो है उत्पन्न हो गई। वैसे ही इसके लिए मंगल पांडे का विद्रोह भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि मंगल पांडे खुद ने जो है इस कारतूस का प्रयोग से मना कर दिया था। डलहौजी की हड़प नीति भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। मुगल सम्राट का अपमान भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।